नमस्कार, मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। हम पहुंच चुके हैं बहराइच लोकसभा सीट। बहराइच लोकसभा सीट की बात करें तो 2014 और 19 भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती है। भले ही उन्होंने अपना उम्मीदवार बदला हो, क्योंकि 2019 में अक्षयवर गौड़ को उन्होंने टिकट दिया था। अब 2024 में उन्होंने अपने बेटे आनंद गौड़ को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं अगर गठबंधन की बात करें तो सपा ये सीट गई है बहराइच की, वहां से रमेश गौतम को मैदान में उतारा है और बीएसपी ने यहां से ब्रजेश सोनकर को उठाया। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। बहराइच की जनता क्या चाहती है, बहराइच की जनता का मिजाज क्या है, 2024 के चुनाव के मुद्दे क्या है, कितना विकास हुआ है बहराइच में, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे मेहमान। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनदीप वालिया जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां बजाते जाइए मेहमान। सपा से पक्ष रखने के लिए तारिक खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और बीएसपी से अशरफी लाल गौतम जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संग वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निर्दलीय से रोशन लाल नाविक भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा होगा, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो हम भारतीय जनता पार्टी से ही पूछेंगे। 2014-19 में आपने जीत हासिल की, अब ये हैट्रिक लगाने का प्लान क्या लगता है, क्योंकि गठबंधन एक तरफ है, हैट्रिक की क्या प्लानिंग है? हैट्रिक की प्लानिंग, मैडम आप डबल इंजन सरकार की बात कर रही हैं, लेकिन बहराइच में डबल इंजन नहीं, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। अभी कुछ दिन पहले अगर आप उसको एक रिहर्सल के रूप में देखें तो यहाँ पे नगर पालिका के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाने का काम किया है। तो यहाँ पे मोदी की गारंटी, लाभार्थी उनके, और सबसे बड़ा चेहरा, क्योंकि विपक्ष के पास न नेता है, न नेतृत्व है, न नीति है, न किसी तरीके का कोई उनके पास निर्देश है कि पार्टी भी रोज प्रत्याशी बदल रहे हैं, कहीं मन से टूटे हुए हैं। तो जो आज मोदी की गारंटी, जो लोगों का विश्वास बढ़ा है, जो भय मुक्त आज वातावरण तैयार हुआ है, जो विकास की गंगा हर जगह बह रही है। पहले बहराइच में 2014 और 2017 से पहले बहराइच ही नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या होता था लोगों ने देखा है। तो आज बहुत सी चीजें बदली है, लोगों को पूर्ण विश्वास है, मोदी जी के प्रति लोगों का बहुत प्रेम, बहुत उत्साह है। लोग आज आतुर है कि कब 13 मई आए और हम कमल के बटन के आगे केवल अपनी उंगली रख के अपने भविष्य की जीत और अपने भविष्य की जो न्यू है उसको तैयार करने का काम करें। तो आज हम लोग फिर से हैट्रिक लगाने के लिए ही नहीं, जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, तो 4 जून 400 पार के लिए काम कर रहे हैं और वाकई 4 जून 400 पार होगा। तारिक जी, आपके सामने देखिए, आपकी बात 400 पार, आपकी क्या राय? अब देखिए, ऐसा है कि 10 साल तक बीजेपी की सरकार रही, सीधे सीधे इनको ये बताना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा किया, मतलब इतने टाइम में 10 साल तक। बातें तो ऐसे करते हैं कि 2014 से पहले यहाँ सिर्फ जमीन थी, पानी था और कुछ नहीं था। सब कुछ आप ही ने बनाया है, बातों से तो यही लगता है। तो 14 से पहले लोगों को सरकार कोई भी फैसिलिटी नहीं मुहैया कराती थी। जैसे आप कहते हैं आपने 6,000 दे दिया, फ्री राशन दे दिया, तो क्या 5,000 रुपए किलो राशन मिलता था? उससे पहले 5,000 रुपए किलो राशन मिलता था? नहीं, 2 ही 4 रुपए में मिलता था। जनता टैक्स देती है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर होती है, वो टैक्स कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करता है, जनता को जनहित योजनाओं के माध्यम से उसको वापस करता है। सभी सरकार की अलग अलग योजनाएं होती हैं, लेकिन बीजेपी बताती ऐसे है कि क्या अजब चमत्कार कोई कर दिया, जैसे 14 से पहले दुनिया थी नहीं, आप आए तो आपने सब कुछ आविष्कार किया, सब कुछ बनाया, सब कुछ दे दिया, ठीक है मान लेते हैं। और डबल इंजन नहीं, 4-5 इंजन लगा लीजिए, काम कितना किया बहराइच के लोकल में लोग पूछेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई फेस ही नहीं है, आप जितने गठबंधन कर लीजिए। सुन लीजिए मैम, 77 में चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपनी पार्टी खत्म कर दी, जनसंघ पार्टी थी, और जनता पार्टी में विलय कर लिया, कोई चेहरा नहीं था। मोरारजी देसाई, चुनाव के बाद तय किया गया कि मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अभी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने 2017 में, 5 दिन पहले किसी को नहीं पता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप हमेशा प्रत्याशी डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते हैं। आज आप मोदी जी को डिक्लेयर किए हो, हमारा भी कैंडिडेट डिक्लेयर है, गरीब किसान मजदूर सब डिक्लेयर हैं। कौन है? हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा ये नहीं हुआ कि चुनाव से पहले नेतृत्व कौन करेगा ये तय हो, बाद में भी हुआ। आप ही की पार्टियों ने कई बार किया, कई राज्यों में आपने किया। जो काम आप खुद करते हैं उसका आरोप दूसरों पे कतई नहीं लगाना चाहिए। जैसे परिवारवाद के बारे में कहते, देवी पाटन मंडल की 4 सीट, चारों सीट परिवारवाद में। निपेन मिश्रा के बेटे परिवारवाद, श्रावस्ती, सुन लीजिए, श्रावस्ती 1, 2, गौड़ साहब के बेटे परिवारवाद।
गोंडा ब्रिजभूषण साहब के बेटे, परिवारवाद। वो गोंडा कीर्तिवर्धन साहब के बेटे, कीर्तिवर्धन राजा साहब के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह, परिवारवाद। राजा साहब बड़े पुराने नेता हैं। गोंडा ब्रिजभूषण साहब के बेटे। एक मंडल सिर्फ बताया है मैंने, एक मंडल। तो आप परिवारवाद की, आप हमें, अगर हमारे परिवार से 2-4 लोग लड़ जाते हैं ठीक है, आपका तो परिवारवाद। अब मैंने भारत में एक मंडल उठाया, खाली मंडल में 4 सीटें, चारों परिवार के लोग। देखिए परिवारवाद का आरोप लग रहा है। परिवारवाद का आरोप ये लगा रहे, इनकी पार्टी में 5 टिकट देने का काम किया यादव समाज से, और 5 टिकट केवल एक ही परिवार को देने का काम किया। क्या यादव समाज में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था? क्या यादव समाज, जिसके लिए जब भर्तियां होती थी, जब लोग रखते थे कि किसी विशेष जाति को ही लोगों को हर जगह एसडीएम बनना है या थानेदार बनना है, तो एक जाति विशेष के लोग ही बनते थे। तो आज क्या वो जाति विशेष के लोग नहीं है? क्या लोगों ने काम नहीं किया? वही 5 लोग बनेंगे। और जिनकी बात ये कर रहे हैं यहाँ पे आनंद गौड़ 2004 से एक कार्यकर्ता के रूप में, जिला मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। फिर जिले के मंत्री, जिले के उपाध्यक्ष, जिले के महामंत्री, फिर कोविड काल हो, चाहे लोगों के बीच में आना जाना, चाहे सामाजिक स्वयं की संस्थाएं हो, सब में काम करने का काम किया। तो आज एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, न कि एक सांसद पुत्र को टिकट मिला है। यह सांसद, क्योंकि यह पहली बार हो रहा है। रमेश गौतम जो कि 5 साल पहले यहाँ चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा का लौट के नहीं आए, वो उनके में, और जनता आज खुद डिसाइड कर रही है, खुद देख रही है कि उस नेता में और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसमें कितना फर्क है। पढ़े लिखे हैं, सरल है, लोगों से मिलने का उनका तरीका अलग है। सबसे बड़ी बात, यहीं के रहने वाले हैं, यहां से उनसे मिलने के लिए लोगों को दिल्ली और बंबई नहीं जाना पड़ेगा। जब भी जाते थे पहले भी वो मिलते थे, लोगों के बीच में रहते थे, सुख दुख में रहते थे। मैं इसका जवाब लूंगी तारिक जी। हमारे संग बीएसपी से शर्फी लाल गौतम जी भी है। ये बताइए कि गठबंधन एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हम जीतेंगे 400 पार, आप अकेले, क्या लगता है, क्या प्लानिंग है? हमारा प्लानिंग है कि पूरे देश में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा का माहौल बनाना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके आधार पर उनको हक अधिकार देना, शिक्षा, रोजगार, कारोबार में बराबरी का अधिकार देना, जैसे संविधान में है कि सर्व समाज को वोट देने का अधिकार है, सर्वधर्म को वोट देने का अधिकार है, तो उनको राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर बराबरी का अधिकार है। हम इस देश में समता, सुनता, भाईचारा लाना चाहते हैं और हर समाज के हर वर्ग को उनका हक और अधिकार देना चाहते हैं। गठबंधन की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है? अगर इनके संग गठबंधन होता तो कुछ फायदा हो सकता था। भाई देखो, आप लोग जानते हैं कि अगर दोनों लोग, चाहे गठबंधन के लोग हों, कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, कांग्रेस बहुत दिनों तक शासन किया, 30-35 साल तक। अगर कांग्रेस ने संविधान के अनुरूप सभी धर्मों को साथ लेकर चल करके उनका हक, अधिकार, मान सम्मान दिया होता तो बीएसपी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए एक हमारे लिए सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। चलिए, यहाँ पे बहराइच की जनता भी है, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे हैं 2024? मुद्दे ये हैं कि जो इन्होंने वादा किया था, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चरम सीमा पे है। और हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि ये सच कब बोलेंगे। बस यही हमारा मुद्दा है। और बहराइच बहुत पिछड़ा इलाका है। क्या मुद्दे होंगे? मैं ये कहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो डिबेट हो रही है, ये सांसद जी ने जो गांव गोद लिया था उस गांव में करा दी जाए और वहां का विकास देख लिया जाए, बहराइच का विकास पता चल जाएगा। मेरे गांव को उन्होंने गोद लिया था, मैं कह रहा हूँ ये डिबेट वहां करा दीजिए और लोगों से पूछ लीजिए कि कितना विकास यहाँ उन्होंने कर दिया। विकास नहीं हुआ है। चलो ठीक है भैया, आपके क्या मुद्दे हैं? एक सवाल मेरा भी होगा, आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं समझता हूँ ये बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ बनाओ पार्टी है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाना शुरू किया, 17 साल, इन 34 वर्षों में 17 साल बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई, 100 से अधिक राज्यों में सरकार बनाई, कांग्रेस भी आती रही जाती रही। आज भी बेरोजगारी है, महंगाई है, घूसखोरी है, नशाखोरी है, मिलावटखोरी है, रिश्वतखोरी है इस देश के अंदर। बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है, लोगों को 20-20 साल, 40-40 साल न्याय नहीं मिलता है। कौन जिम्मेदार है? चलिए, बहनें
बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं नहीं, महिलाएं यहाँ पे, हम महिलाओं से पूछते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताइए कि क्या है, बेहतर है पहले से या पहले से बहुत बेहतर है। पहले अदर पार्टियों में कहा जाता था उन्हीं थाने पे भी राज करते थे और उन्हीं क्या कहते हैं हर तरफ करते थे वो राज, और जब बहनों की इज्जत लुटती थी तो उन्हीं के नेता कहते थे बच्चा है माफ कर दो। आज हमारा नेता कहता है कि बच्चा नहीं है, बुलडोजर करके इसको साफ कर दो। फर्क ये है हमारे नेता में और करनी और कथनी में, ये फर्क है। हमारा नेता करके दिखाता है। वो पहले लोग कहते थे बच्चा है बच्चा, इसे माफ कर दो, तो हमारा नेता कहता है माफ न करो, इसका जन ही साफ कर दो। चलिए, एक सवाल मेरा है, जहाँ तक मेरे को पता है यहाँ बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं, लंबे समय से ये समस्या चल रही है, इसका अभी तक समाधान क्यों नहीं निकाला गया? बहुत समाधान हुआ हर बार। अभी से देखिए, अभी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव तैयारियों के बीच में ही बाढ़ की भी तैयारियां हो गई हैं। उससे आपदा से निपटने के लिए जो व्यापक तैयारियां जिला प्रशासन स्तर पे होनी चाहिए, जो सरकार के स्तर पे होनी चाहिए, वो हो चुकी है। बंधे बने हुए हैं सब जगह। सबके लिए अगर किसी तरीके की कोई और दिक्कत आती है, बाढ़ की अगर कोई विकराल समस्या आती है, तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था। और सबने देखा है योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी पीड़ित है तो पीड़ित नहीं रहा, उसको बाकायदा न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। चलिए, हमारे संग वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जो यहाँ जमीनी स्तर पर काम करते हैं। अजय शर्मा जी, ये बताइए कि यहाँ के बेसिक मुद्दे क्या है, क्या समस्या है जिन पर काम होना चाहिए था, तस्वीर नहीं बदली जो बदलनी चाहिए थी? निश्चित तौर से अभी काम बहुत होना है बहराइच में, और जो सबसे मूलभूत समस्या है, बहराइच में जिला अस्पताल गायब हो गया है। यहाँ पर जिला अस्पताल नहीं है। मेडिकल कॉलेज जरूर बनाया गया है, और उस मेडिकल कॉलेज को हाथी दांत कहा जाए तो उससे सहयोग नहीं होगी। सारी सुविधाएं जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माने, अभी चूंकि इससे पहले कोरोना काल में यहाँ की आवाम ने जो झेला है, सरकारों ने अपनी अपनी चीजें कही। सभी सरकार आते हैं, सत्ता में रहती हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन जो बुनियादी समस्या है, जब आदमी को जरूरत पड़ती है इंजेक्शंस की, दवाओं की, उसको लेकर यहाँ पर पहले जिला अस्पताल हुआ करता, उसे मेडिकल कॉलेज में तरमीम किया गया। लेकिन अब वो मेडिकल कॉलेज सिर्फ हाथी दांत जैसा दिखाई देता है, सुविधाएं नदारद हैं। उसके बाद अभी कहें तो सड़कों का जाल जरूर बिछाया गया, लेकिन इतने टोल प्लाजा लगा दिए गए हैं कि जेब काटी जा रही है। तो कहीं ना कहीं समाज को हम देने के लिए आए हैं, सरकारें हमारी समाज को मजबूत करने के लिए हैं। हर 40 किलोमीटर पर टोल प्लाजा लगाया गया। अभी हमारे बहराइच शहर के अंदर खुलेआम डकैती जारी है, जो एक नगरपालिका परिषद के अंदर टोल प्लाजा लगा हुआ है। वादे लोग करते हैं इसे हटाएंगे, वो कब हटेगा? रोज जेबें कट रही हैं। इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? जो देश के सड़क परिवहन विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी माना है कि इसको हटाया जाएगा। आखिर कब हटेगा? रोज जेबें कट रही हैं। जिम्मेदार तंत्र को इसको जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो निश्चित तौर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को समायोजन जरूर किया जाता है कि नौकरियां दी जाएंगे, लेकिन वो ठेके की नौकरियां खरीद बिक्री होती है। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। चलिए, एक सवाल मेरा तारिक जी से है कि एक ये जो आप गठबंधन है हुआ था, एक 2017 में भी राहुल के साथ अखिलेश दिखाई दिए थे, आज 7 साल बाद फिर दिख रहे हैं। उस बार इतना कमाल नहीं हुआ था, इस बार क्या लगता है बदलाव होगा? हाँ, जनता को चीजें समझ में आ रही हैं। अभी देखिए, आपके सामने विश्लेषण किया आपने, और बहुत अच्छा, मैं तारीफ करूंगा कि इन्होंने समस्या बताई। हल कौन करेगा? नेपाल की सरकार। कौन हल करेगा? यूपी सरकार या केंद्र की सरकार, इन्हीं लोग तो हल करेंगे। टोल प्लाजा अधीन है केंद्र सरकार के, कौन हटाएगा? जाए नेपाल के परिवहन मंत्री से रिक्वेस्ट करें कि हटा दो। 10 बार रिक्वेस्ट की जा चुकी है, यहाँ की विधायक साहिबा भी जा चुकी है, कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन शायद नहीं हटाया गया। मैं कई दिनों से गया नहीं, आप जनता से पूछ लेंगी, उस रोड पे गया नहीं, मगर नहीं हटाया गया। ये मुद्दे हैं। निर्दलीय से रोशन लाल नाविक भी है। ये बताइए कि एक तरफ है 400 पार अब की बार, एक तरफ गठबंधन, आप निर्दलीय, कैसे क्या भैया, कैसे टक्कर देंगे इन लोगों को? पहली बात, जो मैं भाजपा के प्रत्याशी जो है, भाजपा के एक प्रतिनिधि ने बताया कि महिलाओं के साथ यहाँ पर बहुत वो हो रहा। मैं पूछना चाहता, बलात्कार जो अरे हाथरस की बेटी थी, उसको उसके जला दिया गया और माता पिता के सुपुर्द नहीं किया गया, और मरने से पहले उसका जब चिकित्सा की जा रही थी, उसका जुबान काट दिया गया कि वो भाजपा के नेताओं का बयान न लेने पावे। अंकिता भंडारी, आप लोगों को याद होगा, उत्तराखंड में बीजेपी के नेताओं ने गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ रेप किया था, उसके अपराधियों को आज तक पता नहीं चला। हाथरस की बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बहराइच की जनता, उनसे पूछेंगे। हाँ भैया, बताओ क्या मुद्दे होंगे? मैम, मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से 1 बाय 1 आपके लिए सवाल है ना?
वन बाय वन 3 पॉइंट्स है मेरे, इस पे आप जवाब दे दीजिए। बहराइच 4 लेन बनने का 4 बार से ये प्रोजेक्ट जो है डिले हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर अखिलेश यादव के पास जब प्रोजेक्ट उसको जो है रिन्यूअल करने के लिए रोड के लिए हुआ था तो उन्होंने उसको फौरन कर दिया था। 10 साल से आपकी सरकार केंद्र के अंदर है, वो प्रोजेक्ट लगातार क्यों लटक रहा है? वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकास का अभाव है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर अछोरालाल गौड़ ने 10 सालों में बहराइच जनपद के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर दिया था तो प्रत्याशी आपको क्यों बदलना पड़ा? जब वो इतना ही काम कर रहे थे और डबल इंजन की सरकार अब दोबारा फिर मांग रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? कि कैंडिडेट क्यों चेंज किया, लड़के को क्यों टिकट? हाँ, कैंडिडेट क्यों? अक्षयवर को क्यों हटाया? हाँ, अछोरालाल गौड़ को क्यों हटाया? अगर उन्होंने 10 सालों से काम वो कर रहे थे लगातार तो उनको चेंज क्यों करना पड़ा? क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? और हमारे प्रधानमंत्री जी के पास क्या कोई विजन नहीं बचा है क्या? अब वो मंगलसूत्र पर आ गए हैं। मुद्दों पर बात कब होगी? बेरोजगारी, शिक्षा, इसके ऊपर बात कब होगी? किस दिन होगी इसके ऊपर बात? 56 साल कांग्रेस ने सरकार ने राज किया, कभी मंगलसूत्र नहीं छीना गया। तो मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी किस दिन बोलेंगे, मुझे उस दिन का इंतजार है। इसका जवाब देंगे आप? चलो जवाब दे दीजिए जल्दी से, शॉर्ट में दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि अक्षयवर लाल जी का टिकट क्यों? हमारे ना एक लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, इनकी तरह नहीं, चाहे जितनी उम्र हो जाए, जब चलने लायक ना रह जाए आदमी, काम करने लायक, जनता की सेवा के लायक ना रह जाए, तब तक उसको चलाते रहो। अक्षयवर जी ने वाकई में इतना अच्छा काम किया था और एक कार्यकर्ता के रूप में एक उनकी उम्र आयु हो गई थी, जैसे हर जगह रिटायरमेंट होता है, तो उनको एक अलग करते हुए कि आप मुख्य धारा में नहीं रहेंगे, एक उम्र को देखते हुए उनके पुत्र को टिकट देने का काम किया गया। जो आपने रोड की बात की, रोड का काम हो चुका है, सारी पैमाइश हो चुकी है, केवल उसके बैनामे रुके हुए हैं। आप अधिसूचना लागू हो गई, काम इस वजह से पेंडिंग है। चुनाव के बाद सारी की सारी रोडों की सारी व्यवस्था हो चुकी है। और इसके साथ एक खुशखबरी भी है, भारतीय जनता पार्टी में अक्षयवर जी ने जो एक बहुप्रशिक्षित लोगों की जो एक समस्या थी कि बहराइच से लखनऊ जाने के लिए रेलवे की व्यवस्था नहीं थी, उसकी भी काम शुरू हो चुका है, बजट आ चुका है, उसकी भी सारी की सारी योजना पूरी बन चुकी है और बजट पास हो चुका है, उसकी भी नपाई जोखाई शुरू हो गई है। चलिए, मिल गया आपको जवाब। एक हमारे संग यहाँ नेताजी बैठे हैं, ये बताइए कि अपना पहले नाम, अपना परिचय बताइए। SM लाडली नेता बीजेपी। ये जो गेटअप है, इस गेटअप के बारे में बता डालिए। क्या वर्दी में पहले हूँ? गेटअप मतलब आपने तो सारे कमल लगा रखे हैं। तो मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के? जितना काम बीजेपी ने 10 साल में कर दिया है, 1000 साल में न हुआ था न होगा। लोग झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने जितना किया है ख्वाब में भी लोगों ने नहीं देखा था। मैं छोटी छोटी जो एक बात बता दूं कि सबसे पहली बात, लेटरिन के लिए अगर 4 बजे लेटरिन लग गई देहात के औरतों को तो दबाए बैठी, कब अंधेरा हो कब जाई टट्टी करे। 12-12 हजार रुपये दे के लेटरिन बनवाया, पहला काम। दूसरा काम, जो लोग झोपड़े में रहते थे उनको पक्के मकान दिए। तीसरा काम, राशन 10 साल से दे रहे हैं। चौथा काम, लोन दिया। पांचवा काम, कई लाख नौकरियां दी। तो जितना काम इन्होंने किया, बहुत किया। काम जितना हो गया है ये 1000 साल में न होता। अब रह गई बात बहुजन समाज की। बहुजन समाज ने इतना गिरा काम किया अपनी हुकूमत ने कि 100 वोट पाना मुश्किल है। बहुजन समाज को 100 वोट पाना मुश्किल है बहराइच जिले में। देखिए, अखिलेश दास एक बार गए सब्जी लेने लखनऊ अमीनाबाद। अखिलेश यादव गए थे सब्जी लेने। मायावती जी पहुंची लखनऊ अमीनाबाद, मलियाबाद आम लेने। अखिलेश क्या बात है? आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। चलिए, केवल 100 वोट मिलेंगे ऐसा कहना है? 100 वोट ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो 4 सरकारों में, एक बार 4.5, एक बार 6, एक बार 15 महीना और एक 5 साल उत्तर प्रदेश में जो काम कर दिया है, वो आज भी लोग याद करते हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था और विकास देश की आजादी से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया है। जिसका उदाहरण आप देख लीजिए। आप अब चले जाइए पुलिस लाइन, आप चले जाइए गुल्लाबीर, गरीबों के लिए आवास, वृद्धा विधवा पेंशन, सर्व समाज के गरीब बच्चों के लिए वजीफा,
तमाम काम जो है और इतना काम किया तो 2019 में क्यों नहीं फिर जीती? 19 में इसलिए नहीं आए कि सारी पार्टियां एक हो गईं हमारे विकास को देख करके कि यदि बहन जी केंद्र में आ जाती हैं तो किसी दूसरे दल का मौका नहीं मिलेगा, साफ हो जाएंगे सभी दल, इसलिए सब एक होकर के चुनाव लड़े। अब आज देखिएगा कि हम सरकार में भी आएंगे, हमारे लोकसभा प्रत्याशी भी जीतेंगे, सबसे सोबर, सबसे पढ़ा लिखा, शिक्षित हमारा प्रत्याशी है। ठीक है, एक सवाल बताइए रोशनलाल जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी, सीबीआई, ईडी वगैरह, इनके पास विपक्षी नेताओं और जो भी अपराधी हैं पकड़ने के सारे पावर है, पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ, पुलवामा अटैक की जांच कहाँ तक पहुंची? उसके अपराधी कब जेल में जाएंगे? कैप्टन विपिन रावत को कौन मरवाया? इसकी जांच कहाँ हुई और ये लोग जेल कब जाएंगे? आप बताइए क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दा सबसे पहले तो मैं बहराइच का मुद्दा रखना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश और देश बाद में, पहले मेरा बहराइच, कि मैं बहराइच का नागरिक हूँ। बहराइच को 40 करोड़ का पेट्रोल स्थल दिया इन्होंने चित्तौरा में, जो हमारे बहराइच के विकास में मुख्य भूमिका है, उसकी चर्चा कहीं नहीं होनी है। सराबस्ती में एयरपोर्ट दिया, हम लोग लखनऊ जाते थे, उसकी चर्चा कहीं नहीं होनी है। 6 घंटे में बहराइच से लखनऊ, मरीज जब अटैक वगैरह पड़ता था तो 6 घंटे में लखनऊ से बहराइच। जो यासिर शाह ने ट्रामा सेंटर बनवाया था अपनी सरकार में, अखिलेश यादव, जो आज तक चालू नहीं करा पाए भाजपा ही। समाजवादी सरकार में किसान बाजार चालू हुआ, जो आज तक भाजपा नहीं चालू करा पाए। देखिए बहराइच में विकास को वोट करने का, जो उत्तर प्रदेश और देश की जनता है, इन्होंने विकास के मुद्दे पे वोट करने का विचार बना लिया है। इसीलिए कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ। 4 जून को एक नया पैगाम लिखा जाएगा। जिन्होंने 10 साल में किया है काम, उनका काम लिखा जाएगा। 4 जून को एक नया पैगाम लिखा जाएगा। जिन्होंने 10 सालों में किया है काम, उनका काम लिखा जाएगा। नाम वालों का ही नाम लिखा जाएगा, नाम वालों का ही नाम लिखा जाएगा। और जिन्होंने दिया है दान, उनका दान लिखा जाएगा। जो हराम है वो हराम लिखा जाएगा। और भारत के नक्शे पे 4 जून को जय श्री राम लिखा जाएगा। जय श्री राम। मेरा कहने का मतलब है, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ के डॉक्टर सुरक्षित नहीं थे। हर साल डॉक्टर मारे जाते थे, हॉस्पिटल तोड़ा जाता था, लेकिन कोई पूछ ले जाके आज 10 साल से किसी डॉक्टर के ऊपर किसी ने कोई उंगली उठाई हो। पहले ये होता था कि अगर मरीज मर गया तो डॉक्टर मारो, हॉस्पिटल तोड़ो, लेकिन 10 साल में आज डॉक्टर इतने सुकून में कहते हैं, वो कहते हैं ये सरकार कभी जाए ना। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे कोई नहीं है, 400 प्लस से हम लोग जीत रहे हैं। और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो 2000 वोट नहीं पाएंगे, 2000 वोट नहीं पाएंगे, 2000 वोट नहीं पाएंगे। मुद्दे कोई नहीं है, सीधी बात ये जानिए, राम काज की है कहाँ विश्रामा। राम मंदिर ही हमारे लिए बहुत कुछ है, इसी के लिए हम राम मंदिर के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानते। और उसके बाद रही बात महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की, और इतनी सारी योजना मोदी जी ने दे दी कि अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो यहाँ पे हो सकता है कि समय कम पड़ जाए, क्योंकि जितनी भी मोदी जी ने योजनाएं दी हैं वो सभी नागरिकों के लिए, वो सभी धर्म के लोगों के लिए है, ना कि किसी पर्सनल किसी हिंदू या किसी के लिए है। वो मुस्लिमों को भी दे रहे हैं, वो क्रिश्चियनों को भी दे रहे हैं, वो हिंदुओं को भी दे रहे हैं। सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं है। एक सवाल तारिक जी आपसे है कि आपका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, तो जो कांग्रेस के वोटर्स है, क्या लगता है वो आपके पक्ष में वोट देंगे? नहीं, हाँ, कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस, अभी हमारी मीटिंग हुई मटेरा विधानसभा में, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और सारे संगठन के लोग मिलकर लड़ रहे हैं। गठबंधन होता है तो गठबंधन बीजेपी का भी है, राजभर की पार्टी का, वो मदद कर रहे होंगे। जिसका गठबंधन जिससे होता है वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कैसी सरकार है? कितना मतलब अभी तक डेवलपमेंट हुआ है सुरक्षा? ये कहना कि अगर एक जगह बलात्कार, एक रोगी जी का कहना है कि एक चौराहे पर आप बलात्कार को दूसरे जगह आप ढेर कर दिए जाओगे। अब 112 डायल होता है, 1090 डायल होता है, तुरंत जो है एक्शन उठता है। महिलाएं आज देखिए, जो गर्ल्स कॉलेज हैं वहाँ पे, अगर पहले गुंडे, सपा राज में गुंडे इकट्ठा होते थे, सुबह शाम ये देखते थे, आए दिन घटनाएं हुआ करती थी। आज वो सब कुछ जो है घटनाएं नहीं हो रही हैं। सुरक्षा की जो बात कही जाए, हम लोग बेधड़क 12 बजे रात तक, हम पार्टी में इतनी महिलाएं जो हैं
इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं काम कर रही हैं, अन्य पार्टियों में कोई महिला नहीं है। इस ये साक्षात प्रमाण है कि वो जिन महिलाओं के किए गए हैं तभी आज आदमी भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं हैं, अन्य पार्टियों में महिलाएं क्यों नहीं काम कर रही हैं। हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया है, सुरक्षा दिया, सम्मान। एक माता जी बैठी है। माता जी, क्या इस बार मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे? आप वोट डालेंगी ना? हमारे यही वोट डालेंगी ना? तो कैसा प्रधानमंत्री कौन? सहायता मिला हुआ है तो हम वोट क्यों नहीं डालेंगे? हमारा मकान बनवा दिया, हमारा किसने बनवाया? योगी और मोदी सब लोग ने हम साथ दिया। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और बनाया जाएगा। काम हुआ है, बनाया जाएगा। हाँ, बनेंगे और बनाया जाएगा। हमको बहुत सहायता मिला है और हमारा सहायता हो सकता है, हमें वो है कि अभी हमें मिलेगा। चलो बता डालो भैया, कितनी बार बताओगे? बता लो, फाइनल बता दो। जी। देखिए, भाजपा ने काफी साल सरकार चलाई है, अभी तक इन्होंने ना जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया, ना घुसपैठ नियंत्रण कानून लागू किया, बल्कि घुसपैठियों की संख्या डबल हो गई, 4 करोड़ थी 8 करोड़ हो गई। इन्होंने मतांतरण विरोधी कानून लागू नहीं किया, बल्कि मतांतरित हो चुके, कन्वर्ट हो चुके लोगों को SC ST दर्जे का आरक्षण देके संविधान का उल्लंघन भी किया है। और इन्होंने मंदिर मठों को लूटा है। पहले मुगल जजिया कर लगा के मंदिरों को लूटते थे, अंग्रेजों ने मंदिरों को लूटा, 30 प्रकार के कानून बना करके कांग्रेसियों ने लूटा। अब वही काम भाजपा कर रही है। 4 लाख से अधिक मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका आर्थिक शोषण भाजपा सरकार करती है, सभी राज्य सरकार करते हैं। और ये लोग, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे केजरीवाल हो, ये सब मस्जिद के मौलाना को तनख्वाह बांटते हैं। जो बहराइच जिले के जो हमारे रिपोर्टर है शानू, उनसे हम बातचीत करेंगे। शानू, ये बताओ कि तुम बहराइच यहाँ जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करते हो, लगातार फील्ड में रहते हो, यहाँ पे क्या लगता है इस बार क्या जातीय समीकरण के आधार पर कितना यहाँ मतलब वोट किसको जाएगा, कौन जीत रहा है? क्योंकि अक्षयवर को भी से हटा के उनके बेटे को टिकट दी गई है। क्या यहाँ की जनता उनसे नाराज है? क्या है सारा? कहीं न कहीं दिख रहा है कि लोग यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, अपने काम मतलब यहाँ पर विकास के लिए लगातार अपील कर रहे हैं। पब्लिक कुछ न अभी क्लियर नहीं हो पा रही, कुछ लोग भाजपा के समर्थन में भी जा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस पे भी मतलब गठबंधन को भी वो कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से अगर वोटों की बात की जाए तो वोट कहीं ना कहीं साइलेंट दिख रहे हैं। भाजपा भी उठ रही है, सपा भी उठ रही है, बसपा भी कह रहे हैं, लोग अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं, दावा रख रहे हैं, लेकिन वोट पूरी तरीके से साइलेंट है। क्योंकि नाराजगी भी कहीं ना कहीं दिख रही है, वो खुल के लोग भाजपा की तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि पार्टी में देखा गया, यहाँ से लेके लोकसभा कैसरगंज भी पार्टी में आपस में भी काफी तनाव दिखता हुआ नजर आया कि कुछ लोग आपस में भी नाराज हैं, कुछ लोग गठबंधन से भी नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं अभी वोटर की अगर बात की जाएगी तो वोटर पूरी तरीके से खामोश है, अभी वो खुल के सामने नहीं आ। अगर बहराइच की डेवलपमेंट की बात करें तो कितना विकास किया 5 साल में? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, तो क्या काम हुआ है 10 साल? नहीं, 10 सालों में जैसे यहाँ पर बहराइच में एक नोवा गढ़ई का एरिया था, वहाँ पर काफी सालों से 15 साल से पानी भरा हुआ था, तो उस चीज को लेके लगातार भाजपा से शिकायतें रहती थी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जब चेयरमैन पद प्रत्याशी जीते हैं, उसके बाद देखा गया कि वहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक में नाराजगी तो दिख ही रही है। बहराइच लोकसभा सीट में थे, यहाँ में हमने जनता से पूछा, उनकी राय जानी, क्या मुद्दे हैं, क्या होगा, क्या यहाँ से फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बार हैट्रिक लगाएगी या फिर गठबंधन यहाँ से बाजी मारेगा? कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, बहराइच से स्वदेश न्यूज के लिए।